अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कराची अंडरवर्ल्ड और बॉम्बे अंडरवर्ल्ड जिस तरीके से काम करते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरका हैं। और उसमें उनकी कौन लोग मदद करते हैं, किस तरीके से उनको गैंग मजबूत करने में मदद करते हैं, उनको पैसे कमाने में मदद करते हैं और किस तरीके से वो ताकत हासिल करते हैं, चाहे वो सियासी पार्टियां हों, चाहे वो मीडिया के कुछ लोग हों या फिर पुलिस जिनका काम इनको पकड़ना है उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। तो बहुत से लोग मिल के इस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा होते हैं जो इस अंडरवर्ल्ड को मजबूत करते हैं। तो आज मेरा ये प्रोग्राम जो है आपको नहायत दिलचस्प लगेगा, इसलिए कि मैंने इसमें कराची अंडरवर्ल्ड और मुंबई अंडरवर्ल्ड के काम करने के तरीक़ाकार पे बात की है और इसमें मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, इसलिए कि मैंने इस अंडरवर्ल्ड के ख़िलाफ़ कराची में बहुत काम किया है, मेरे दोस्तों ने किया है, मेरे कुलीग्स ने किया है और मैंने बहुत से लोगों से बात की है जिन्होंने इंडिया में अंडरवर्ल्ड को बहुत करीब से देखा है। उसमें कुछ मीडिया के लोग भी हैं, कुछ पुलिस अफसर भी हैं। तो उम्मीद है आज आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा और इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकता है आप लोगों के लिए नई हों लेकिन दिलचस्प ज़रूर होंगी। जहाँ तक बात है कि माफियाज, अंडरवर्ल्ड, गैंग वॉर, गैंग्स किस तरह ऑपरेट करते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिलिटेंट विंग्स किस तरह ऑपरेट करते हैं, तो ये तो यकीन बहुत किसी भी शख्स के लिए, किसी भी गैंग के लिए बहुत मुश्किल है कि वो बाज़ाते ख़ुद एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर रहते हुए वो कोई गैंग जो है वो ऑपरेट कर सकता हो, वो भी ऐसे शहर के अंदर जो जहाँ पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हों और उनके साथ साथ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स भी मौजूद हों जो इन सारी चीज़ों को टैकल करते हैं, डील करने के लिए। तो इस तरह किसी भी माफिया के लिए ज़रूरी ये है कि उसके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, अपना तो उनके गैंग्स होते ही हैं, गैंग्स के अंदर उनका एक नेटवर्क होता है और वो नेटवर्क ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन वो बग़ैर पुलिस की सपोर्ट के, लोकल पुलिस की सपोर्ट के, जिस एरिया में वो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सपोर्ट के बग़ैर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो अपने गैंग्स को ऑपरेट नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि एक तरफ उसको किसी माफिया को अपना गैंग ऑपरेट करना है और सारा सिस्टम अपना चलाना है, ड्रग्स का काम करना है, एक्सटॉर्शन करना है, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग करनी है, बिज़नेस कम्युनिटी को टारगेट करना है, बिल्डर्स को टारगेट करना है। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि उसके लोग आज़ादाना तौर पे जो है वो मूव कर सकें एरिया के अंदर और अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें। उनको ये खौफ ना हो कि उनको पुलिस जैसे ही वो निकलेंगे, अपने हाइड आउट से निकलेंगे तो पुलिस उनको रेड करके अरेस्ट कर लेगी या जेल भेज देगी, या वो कहीं ड्रग्स का काम कर रहे हैं तो उनके लोग अगर वहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर पुलिस का रेड हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए उनके लिए ज़रूरी ये होता है कि पुलिस को वो अपने साथ मिला लें, मिक्सअप कर लें और उनकी मदद से, उनकी सपोर्ट से वो अपना गैंग ईज़िली ऑपरेट कर सकें। मुंबई माफिया को अगर मवाजना करेंगे कि कराची के अंडरवर्ल्ड के साथ, तो उसमें एक फ़र्क है। मुंबई में डी कंपनी ने जिस तरीके से पुलिस अफसरान को अपने मुखालफिन का ख़ात्मा करने के लिए इस्तेमाल किया, ऐसे कराची में बहुत कम नज़र आएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कराची का जो अंडरवर्ल्ड है उसने पुलिस को अपने गैर कानूनी धंधों के लिए बहुत से पुलिस अफसरान को इस्तेमाल किया। आम ज़बान में किसी जुर्म को अगर, जैसे मिसाल के तौर पे अगर जुआ या सट्टा की एक इलाके में शुरू करना है तो वो उसको मोकल कहते हैं। मोकल मतलब इजाज़त, वो थाने से इजाज़त लेंगे और मुख्तलिफ पुलिस के जो इदारे उनसे इजाज़त लेके वो धंधा शुरू करते हैं। तो उसमें एक कोई ना कोई पुलिस अफसर या बीटर पुलिस का होता है जो कि दोनों तरफ के लोगों के बीच में एक राब्ते का ज़रिया होता है पुलिस और क्रिमिनल्स के दरमियान, और वो मुख्तलिफ एजेंसीज से, थानों से और पुलिस अफसरान से उस जुए सट्टे की इजाज़त दिलवाता है और उन क्रिमिनल्स से, उन अड्डों से, उस धंधे से जो भी गैर कानूनी आमदनी होती है उसको पुलिस के मुख्तलिफ इदारों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी उसी की होती है और ये एक राब्ते का ज़रिया भी होता है पुलिस और क्रिमिनल्स के दरमियान। लेकिन
मुंबई में डी कंपनी ने जिस तरीके से, वहाँ भी होता तो यही है, बीटर ही होते हैं जो बीच में दोनों तरफ के लोगों के बीच में राब्ते का जरिया होते हैं। पुलिस में पैसे की तकसीम भी वही करते हैं, जुए सट्टा या जो भी गैर कानूनी धंधे होते हैं। लेकिन पुलिस के बहुत से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जो कि डी कंपनी के लिए या मुख्तलिफ गैंगस्टर के लिए इस्तेमाल हुए, और उन्होंने उनके मुखालफिन को सफाया करने में उनकी मदद की, उनसे इंफॉर्मेशन ली, बल्कि इंफॉर्मेशन से एक हाथ आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की उन्होंने, उनसे पैसे पकड़े और मुखालफिन को मारा। ऐसे बहुत सी चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट होती रही हैं। लेकिन कराची में मामला मुख्तलिफ है। यहाँ पुलिस ने ये तो नहीं किया कि एक गैंग से पैसे लेके दूसरे गैंग को मारा, लेकिन पुलिस ने इन गैंगस्टर के, मैं समझता हूँ पुलिस ने बड़ी अक्लमंदी से काम किया, और एक गैंग से इंफॉर्मेशन लेके दूसरे गैंग को पकड़ने में और उसका सफाया करने में पुलिस ने ज़रूर उन गैंगस्टर्स की मदद दी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो उन गैंगस्टर के कहने पे मुखालिफिन को कत्ल करते रहे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना मेरी नॉलेज में आया है। बहुत से पुलिस अफसरान और एहलकार ऐसे थे, बल्कि अब भी हैं, जो कि गैंगस्टर के लिए काम किया जिन्होंने, लेकिन उसकी मिसालें कम हैं। अरशद पप्पू केस में आप देख लें कि चांद खान न्याजी, जावेद बलोच और कुछ और पुलिस अफसरान ने पुलिस की वर्दियों में डिफेंस के इलाके से जब अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर अरफात और शेरा पठान जो उनका दोस्त था, उनको किडनैप करके जिस तरीके से उज़ैर बलूच के हवाले किया, वो कराची पुलिस के माथे पे एक बदनुमा दाग है जो कि शायद नहीं धुल सकता। लेकिन आप देखें कि वो भी कानून की गिरफ्त से बच नहीं सके, और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उन पे मुकदमा चलाए, उनको जेलों में डाला, और वो उसमें से ज़्यादातर लोग हैं वो हैं जो कानून का सामना कर रहे हैं कोर्टों में। लेकिन जो लोग बाहर निकले, चांद खान, जावेद बलोच, ये पुलिस अफसर थे, जब ज़मानतों में बाहर निकले तो इनको भी उसी गैंगवार का शिकार होना पड़ा जो उन्होंने दूसरों के लिए खड्डा खोदा था। चांद खान को अरशद पप्पू के बेटे ने कोर्ट से आते हुए मारा, उसके साथी के साथ। जावेद बलोच को सोल्जर बाजार के इलाके में अरशद पप्पू के बेटे और उसके भतीजे ने मारा। तो इन्होंने जो किया उसकी कीमत इनको चुकानी पड़ी। हमने देखा ऐसा वाज़े भी हुआ, इसके काफ़ी सारे एविडेंसेस भी हैं, विटनेस भी हैं, अखबारात चैनल्स इन ख़बरों से भरे पड़े हैं कि किस तरह ग्रुप्स जो हैं वो पुलिस इन गैंग्स को, माफियाज़ को, अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट करती रही है। अगर शुएब खान की बात करें तो शुएब खान भी कराची के अंदर, कराची में SHOs की, DSPs की, SPs की पोस्टिंग में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स में इन्वॉल्व रहे, इंटरेस्टेड रहे। वो अपनी मर्ज़ी के SHOs लगाया करते थे, अपनी मर्ज़ी के जो है वो DSPs लगाया करते थे, ताकि उनका जो बिज़नेस है, जो उनकी अंडरवर्ल्ड है, वो इजीली ऑपरेट कर सके और उसमें कोई डिस्टर्बेंस, हर्डल्स जो हैं वो ना आ सके। और यही वजह थी कि बाद में हमने देखा कि काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हुई, और उस इंक्वायरीज़ में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के सस्पेंड भी हुए हैं, उनके बाद डिपार्टमेंटल एक्शंस भी हुए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब अरशद पप्पू का जो किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग का मर्डर, उसमें भी हमने यही देखा कि अरशद पप्पू को वहाँ तक उसकी लोकेशन को ट्रेस करना, डिफेंस में एक घर था जिसमें वो एक फ्लैट, उसमें डांस पार्टी थी, वहाँ उसकी लोकेशन को ट्रेस करना, ट्रेस करने के बाद उसको वहाँ से किडनैप करके लेके लियारी तक पहुँचना। इसमें टोटली लियारी के उस वक्त के पुलिस ऑफिसर थे, जिसमें कुछ SHOs भी शामिल थे, वो भी जो है वो उनका एक ख़ासा बड़ा एक्टिव रोल था। और वो किस तरह से लेके आए, फिर बाद में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हुई, FIRs हुई, वो अरेस्ट भी हुए, जेल भी गए, कुछ मारे भी गए बाद में। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हमेशा से इन एक्टिविटीज़ में गैंग्स के साथ, अंडरवर्ल्ड माफियाज़ के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिलिटेंट विंग के साथ, अगर कोई भी क्रिमिनल है यकीनन उसकी सपोर्ट कहीं ना कहीं पुलिस कर रही होती है। स्पेशल ब्रांच का एक ASI था जो कि
एक पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन भी था, और बेसिकली वो उस पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन ही था, हल्फ याफ्ता, जिसने पुलिस में उस पार्टी ने उसको अपॉइंट करवाया था, और उसने पुलिस में जब वो अपॉइंट हुआ उसके बाद से मुसलसल उसने पुलिस के लिए काम किया, और पुलिस के जो भी ऑपरेशन होते थे उसके बारे में उस पॉलिटिकल पार्टी को इन्फॉर्मेशन देता रहा। और जो हाई प्रोफाइल किलिंग हुई है पुलिस अफसरान के, SHOs की, DSPs की, वो उसमें उसने रेकी वगैरह उसने की, इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क उसका था, और उसने उन पुलिस अफसरान को शहीद करवाया उस पॉलिटिकल पार्टी के मिलिटेंट विंग से। हत्ता कि इसने जो रिटायर्ड पुलिस अफसरान जिन्होंने माजी में बहुत सारे काम किए थे, वो भी इस गैंग का निशाना बने, और इस स्पेशल ब्रांच के ASI ने अपने मिलिटेंट विंग के ज़रिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे इन तमाम लोगों की किलिंग कराई। और बाकायदा इसके पास लिस्ट थी। जब ये अरेस्ट हुआ उसने बहुत सारी इंकशाफात की। इस पर एक अलग से प्रोग्राम करूँगा और पूरा नाम लेके एक एक चीज़ बताऊँगा कि क्या हुआ, किसने किसको मारा, और बहुत एक अफसोसनाक लेकिन दिलचस्प स्टोरी है जो इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपको बताऊँगा। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा ये कि ना सिर्फ पुलिस, जब माफियाज को, अंडरवर्ल्ड को, गैंग्स को ज़रूरत होती है पूरी बाकायदा एक टीम की, एक सिस्टम की, एक टीम की, जिसमें पुलिस एक प्राइमरी होती है, उसके बाद सेकेंडरी में उनके पास एक लीगल टीम होती है जो अगर किसी केस में किसी वजह से उनके जो मेंबर्स हैं या मिलिटेंट्स हैं उनकी गिरफ़्तारी होती है, वो अरेस्ट हो जाते हैं, तो उनके केसेस को डील करने के लिए भी इन माफियाज़ को, अंडरवर्ल्ड को, गैंग्स को एक लीगल टीम की ज़रूरत होती है, जिनके कॉन्टैक्ट्स ऊपर तक भी होते हैं, और वो अदालतों में उनका एक अच्छा निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो बेल और अरेस्ट करवाना या बेल करवाना, ये सारे इश्यूज़ को वो टैकल करते हैं। तो फिर यहीं उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मीडिया में भी उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस ज़रूर देखा गया है माजी में, और इस तरह से वो एक प्रॉपर अपनी एक टीम बनाते हैं, और उस टीम के ज़रिए जो है वो ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। बाज़ात ख़ुद किसी के लिए ऑपरेट करना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा है। इसी वजह से अगर कोई भी माफिया होती है तो वो सबसे पहले पुलिस, उसके बाद एक लीगल टीम होती है, लीगल टीम के साथ कुछ मीडिया के को भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे शख्स को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं जिनकी उनको सपोर्ट रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से माफियाज जो है वो इन सबको पूरा लेके एक पूरा सिस्टम बनाती है। इंडियन और पाकिस्तानी गैंगस्टर को भी हर वक्त पुलिस के अलावा मीडिया की कुछ शख्सियात की भी सरपरस्ती रही है, और मीडिया का बहुत एक मामूली हिस्सा है जो कि मेरा ख्याल है जो इन गैंगस्टर्स के साथ राब्ते में रहे हैं। और राब्ता रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके लिए बाकायदा लॉबिंग करना और उनकी मदद करना, और जब वो पकड़े जाते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, ये इंडिया में खुसूसी तौर पे मुंबई अंडरवर्ल्ड के मामलात में बहुत देखा गया है, जबकि कराची अंडरवर्ल्ड में भी ऐसे मामलात बहुत देखे गए हैं। जब शयूब खान ज़िंदा था और अपनी बिल्कुल पीक पर था, तो उसके इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे मीडिया के लोगों का दायरा रहता था जो उससे फ़वायद हासिल करते थे, और जब वो पुलिस उसके गिर्द जब भी घेरा तंग करती थी तो ये उसके दिफा में कहीं ना कहीं एक कैंपेन चलाते हुए नज़र आते थे। इसी तरीके से उज़ैर बलूच जब अपना बिल्कुल उरूज पे था तो वो खुल्लम खुल्ला मीडिया के लोगों को इंटरव्यूज़ देता था, और मीडिया का एक हिस्सा जो उसे हमेशा हीरो के तौर पे पेश करता था, और उसे पॉजिटिव उसका एक रुख दिखाने की कोशिश करता रहता था। तो ये दुनिया भर में ऐसा गैंगस्टर्स के साथ मीडिया का एक हिस्सा हमेशा कहीं ना कहीं रहता है जो उससे फ़वायद भी हासिल करता है, और उसे मीडिया उसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी दे रहा होता है। अच्छा, बात की जाए रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक बुकी सिस्टम हुआ करता था, सट्टे का, जुए का,
जुए सट्टे पे बहुत ज़्यादा ज़ोर हुआ करता था। फिर बाद में हमने देखा वो एक्सटॉर्शन की तरफ गया मामला, फिर एक्सटॉर्शन से हम निकल कर जो है वो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग्स पे आया। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग्स के बाद फिर एक वक्त आया कराची में जब कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी उरूज पे रही, और उस दौरान फिर जो बिल्डर्स इन्वॉल्व हुए, फिर उन बिल्डर्स को इससे एक्सटॉर्शन लेना, उनको एक्सटॉर्ट करना, उनको थ्रेट्स करना। फिर बिज़नेस कम्युनिटी जो हमने देखा कि शहर में जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उन माफियाज ने उनको टारगेट करना शुरू करा, उनसे एक्सटॉर्शन लेना शुरू करा ये। और फिर इसके साथ साथ ड्रग्स तो शुरू से जुए सट्टे के साथ उनके रही। फिर तो ये चीज़ें जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो हमेशा से कराची में जो माफियाज अंडरवर्ल्ड रहीं या गैंग्स रहे या मिलिटेंट पार्टीज़ के जो मिलिटेंट विंग्स रहे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मिलिटेंट विंग्स रहे, उनके लिए बेहतरीन एक सोर्स ऑफ इनकम ये रहे। अगर हम इसका मवाजना करें मुंबई के अंडरवर्ल्ड से, तो मुंबई की अंडरवर्ल्ड भी काफ़ी हद तक इस तरह की है। लेकिन मुंबई में अंडरवर्ल्ड में ज़्यादातर देखा गया है कि वहाँ पर जो बेसिकली जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहा है वो रहा है बॉलीवुड। तो बॉलीवुड में भी उनके कनेक्शंस होते हैं, कहीं वो उन कनेक्शंस को एक्सटॉर्ट करते हैं, उनसे एक्सटॉर्शन लेते हैं, तो कहीं वहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सिलसिला काफ़ी जो है वो मुंबई और अगर कराची की बात की जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर नज़र आता है। लेकिन एक बॉलीवुड का एक फैक्टर, मेन फैक्टर जो वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम है वो मुंबई की जो अंडरवर्ल्ड है उसका बॉलीवुड है। बिजनेसमैन और बिल्डर्स खुसूसी तौर पे गैंगस्टर्स के लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट रहता है हमेशा, और इसलिए कि वो शहर में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो बहुत से गैंगस्टर हैं जो उस बिल्डर को राब्ता करते हैं, फ़ोन करते हैं, हत्ता कि अपने लोगों को उनके ऑफिस तक भेजते हैं और बड़ी एक भत्ते की डिमांड करते हैं। और मैंने देखा है कि अक्सर व बेशतर ये भत्ते की डिमांड पूरी होती रही है। इसी तरीके से जो मिलिटेंट विंग काम करते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ख़ास तौर पे जो 2002 के बाद से लेके 2013 तक होता रहा है, कराची में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलिटेंट विंग बनाए हुए थे जिन्होंने अपने उस विंग में कातिल और भत्ताखोर लड़के जमा किए हुए थे। और कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पे कोई भी बिल्डर आसानी के साथ कोई अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता हो, उसे लाजमी कहीं ना कहीं भत्ता दे के जान छुड़ानी होती थी। फिर ऐसा देखा गया कि बहादराबाद और बहुत से इलाकों में भी जो कि पुराने बंगले थे उनको तोड़ के जब बिल्डिंगें बनना शुरू हुई तो वहाँ भी यही सिलसिला रहा। और फिर हमने देखा कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट वो उन्हीं गैंगस्टर्स ने बनाने शुरू किए अपने पार्टनर्स के साथ मिलके। मुंबई में भी जो बिल्डर्स हैं वो अंडरवर्ल्ड के शिकार रहे हैं और उनको हमेशा बहुत ज़्यादा पैसे देके, एक्सटॉर्शन की शक्ल में पैसे देके अपनी जान छुड़ानी पड़ती रही है, और आज भी ये सिलसिला जारी है। जबकि मुंबई में एक और बड़ा जो गैंगस्टर के लिए सॉफ्ट टारगेट रहा है वो बॉलीवुड की इंडस्ट्री रही है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, अदाकार, डिस्ट्रीब्यूटर और अहम शख्सियात ने हमेशा पैसे देके अंडरवर्ल्ड से जान छुड़ाई है। और अंडरवर्ल्ड का बड़ा असर रसूख रहा है बॉम्बे की फिल्म नगरी पे। और बहुत से अदाकार ऐसे थे, अदाकाराएँ हैं जिन्होंने खुफिया तौर पे खौफ से, जान के खौफ से इन गैंगस्टर से ताल्लुकात रखे हुए थे और दुनिया भर में इनको बुलाया जाता था। गैंगस्टर इनको बुलाते थे अपनी पार्टियों में, और जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो प्रोड्यूसर थे, अदाकार थे, अदाकाराएँ, उन्होंने पैसे भी दिए और ये कोई मामूली रकम नहीं होती थी, करोड़ों में ली जाती थी। और फिर ऐसा वक्त आया कि ये गैंगस्टर जो दूसरों से भत्ता लेते थे, इन्होंने वही पैसा उसी इंडस्ट्री में लगाना शुरू किया। और बॉलीवुड में ये बहुत सी मूवीज़ ऐसी हैं जिसमें कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड ने पैसा लगाया, और ख़ास तौर पे डी कंपनी का नाम उस सिलसिले में सर फहरिस्त लिया जाता है। पाकिस्तान में मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पे चूँकि फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है और उसमें ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी है, तो अंडरवर्ल्ड खुसूसी तौर पे जो
2 के बाद जो एक गैंग वॉर चली थी शोएब खान इब्राहिम भोलू की, उस टाइम पे बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए थे कि बहुत सी अदाकाराएँ और अदाकार थे और कॉमेडियन थे, स्टेज के आर्टिस्ट थे, वो इन गैंग्स की और इन गैंगस्टर के हाथों बड़े परेशान रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन अदाकारों से या इन कॉमेडियन से पैसे लिए जाते थे, बल्कि इनको पैसे ठीक ठाक दिए जाते थे, लेकिन इनको गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती अपनी अपनी पार्टियों में, डांस पार्टियों में बुलाया जाता था और इनको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। अगर बात करेंगे दोनों अंडरवर्ल्ड में मवाज़ने की, तो मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है पैसे के मामले में कराची अंडरवर्ल्ड से बहुत आगे है। वो पैसा कमाना जानते हैं और वहाँ चूँकि मैदान बहुत बड़ा है, बिज़नेस के मौके ज़्यादा हैं, और उनके लिए उसी तरीके से पैसे कमाने के मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। गैम्बलिंग रैकेट है जिसमें जुआ सट्टे की बुकें हैं और बहुत बड़ी क्रिकेट के ऊपर जो जुआ सट्टा होता है, और एक इंडस्ट्री है पूरी और अरबों डॉलर की, जिसमें कराची से लेके बॉम्बे, साउथ अफ्रीका, यूरोप और श्रीलंका, मुख्तलिफ ममालिक तक ये फैला हुआ है। दुबई और शारजा से ये चीज़ें, बहुत से ऐसे नेटवर्क हैं जो चलते हैं। तो इनके लिए पैसा कमाना गैंगस्टर्स के लिए कभी भी मसला नहीं रहा। तो मुंबई और कराची दोनों ही मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं अपने अपने मुल्कों के, और तकरीबन तमाम चीज़ें उनकी एक जैसी हैं। तो इसी तरह अंडरवर्ल्ड भी एक तरह से काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करना और अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करने के बाद अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाना खासा आसान है एज़ कम्पेयर टू कराची अंडरवर्ल्ड को अगर हम देखें। वहाँ पर अगर कोई शख्स एक मर्डर भी कर देता है तो उसका खौफ, उसका नाम जो है वो गर्दिश करना शुरू कर देता है, और यही वजह है कि फिर उसके लिए आगे इस फील्ड में, अंडरवर्ल्ड में या अपने गैंग्स में जो है वो ख़ासा आसान हो जाता है कि वो इजीली लोग उससे खौफज़दा होना शुरू हो जाते हैं और लोग उसको एक्सटॉर्शन देना शुरू कर देते हैं, या उसके जो भी काम होते हैं, या लैंड के या कंस्ट्रक्शन के या ड्रग्स के, ये इन कामों में उसके लिए आसानी ज़्यादा शुरू हो जाती है। लेकिन कराची की अगर हम अंडरवर्ल्ड की बात करें तो कराची की अंडरवर्ल्ड या गैंग्स हो या गैंग वॉर हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिलिटेंट विंग्स हों, उनके लिए ख़ासा मुश्किल रहा है ये हमेशा से कि अपना नाम बनाना, चूँकि स्ट्रेंथ हमेशा से ज़्यादा रही है, चाहे गैंग वॉर की बात करें, अंडरवर्ल्ड की बात करें या मिलिटेंट विंग्स की बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो स्ट्रेंथ हमेशा से इन सब के पास ज़्यादा रही है। और उस स्ट्रेंथ के अंदर रहते हुए आप अपना नाम बनाएं, ये उनके लिए ख़ासा मुश्किल रहा है। और ये देखा जाए कि जहां हम मुंबई की अंडरवर्ल्ड में एक मर्डर करने के बाद एक गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अपना नाम बना लेता है बहुत जल्दी, वहीं कराची में ये देखा गया है कि आप 100 200 कत्ल करने के बाद जाके कामयाब होते हैं इस फील्ड में, अपनी फील्ड में अपना नाम बनाने में, अपनी दहशत बनाने में, अपना रोब, अपना दबदबा बनाने में, और उसके बाद लोग आपको जानना शुरू होते हैं और फिर आपके लिए उस फील्ड में एग्जिस्ट करना, सरवाइव करना, ऑपरेट करना आसान हो जाता है। हमारा जो कराची का अंडरवर्ल्ड है वो पैसे कमाने में गो के इंडिया से, मुंबई के अंडरवर्ल्ड से बहुत पीछे, लेकिन अगर एक चीज़ में उसको देखेंगे तो उस मुंबई अंडरवर्ल्ड से बहुत आगे है, और वो है अपनी बेरहमी, संगदिली। और मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि लियारी गैंग वॉर में जिस तरीके से कत्लेआम हुआ है वो बहुत कम उसकी मिसालें दुनिया में मिलती हैं। इसी तरीके से शोएब खान और इब्राहिम भोलू ग्रुप में जो खूनरेजी हुई वो भी टिपिकल अंडरवर्ल्ड स्टाइल की थी। दुनिया भर में जो अंडरवर्ल्ड की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं माफियाज़ की, बिल्कुल वही स्टाइल था, उसमें बेदरे खून बहाया गया। और इस अंडरवर्ल्ड में भी इंडिया और पाकिस्तान की जो भी माफियाज़ काम करती हैं, आप देखें कि पैसे के हुसूल के अलावा इनका एक मकसद होता है ताकत हासिल करना। गैर कानूनी ज़राए से जो पैसे कमाते हैं उसी की मदद से ताकत हासिल करते हैं, और मसल पावर के लिए इनको लोग चाहिए होते हैं दिखाने के लिए, अपने गैंग्स को मजबूत करने के लिए। वो उन नए लड़कों को अपने गैंग में भर्ती करते हैं, नौजवानों को,
और उनको हाथ खोलने के लिए मौके मैसर करते हैं। जेल में जो इनके लोग मौजूद होते हैं वो इनके काम आते हैं इस सिलसिले में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत सी जगहों पर ऐसे देखा गया है कि इन गैंगस्टर के साथ मिलकर जिस तरीके से काम करते हैं तो वो भी ऐसे लगता है कि वो भी इन्हीं गैंग के लिए ही काम कर रहे हैं, और सिर्फ फ़र्क ये है कि वो यूनिफॉर्म में होते हैं और ये गैंगस्टर बगैर किसी यूनिफॉर्म के काम, लेकिन दोनों का बाज़ औक़ात एक जैसा होता है। लेकिन ऐसे गिने चुने ही वाक़यात होते हैं, ऐसे काली भेड़े पुलिस में हैं लेकिन बहुत कम हैं, और जब भी वो फिर कानून की गिरफ्त में आते हैं तो उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होता। देखा जाए तो कराची में भी इस तरह का सिस्टम रहा है कि जेल से अंडरवर्ल्ड गैंग्स और मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिलिटेंट विंग्स ऑपरेट करते रहें, माजी में भी करते रहें, और ख़ासा एक निज़ाम, उनका एक अच्छा सिस्टम होता है वहाँ पर। वहाँ से वो उनके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, वहाँ पर उनका एक सिस्टम मौजूद होता है। वहाँ पर भी जेल के अंदर भी एक गैंग्स उनके बने हुए होते हैं, और वो वहाँ से बैठ के मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए जो है, या मुलाकातों में आने वाले जो उनके मुलाकातें आती हैं उनके ज़रिए वो मैसेज कन्वे करते हैं, और उसके बाद जो है वो शहर में हम देखते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। फिर वो अपने टारगेट्स को शहरों में, शहर के अंदर जो है वो अचीव करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, लोगों को मारते हैं, या एक्सटॉर्शन या किडनैपिंग, ये सारा निज़ाम जेल से भी चलता आया है। एक डी कंपनी की बात से बहुत से गैंगस्टर्स ने भी वही तरीका इख्तियार किया और अपना मुल्क छोड़ के बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ में जाके पनाह ली, और साउथ अफ्रीका, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से उन्होंने बैठ के अपने गैंग चलाए, और वो कानून की गिरफ्त से बचे भी रहे लेकिन पकड़े भी जाते रहे। बिल्कुल यही स्टाइल कराची अंडरवर्ल्ड का भी है। बहुत से गैंगस्टर ऐसे हैं, खुसूसन मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन्होंने साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, थाईलैंड, मलेशिया, यूएई और बहुत से मुख्तलिफ यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ वो जाके पनाह लेते हैं, और उन्होंने वहाँ की शहरियतें ली हुई हैं, और जाकर एक जब उनके लिए मुवाफ़िक टाइम आता है वो पाकिस्तान आते हैं, दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब उन पर सख्ती आती है वो भाग जाते हैं। लेकिन उनके जो गैंग हैं कराची में वो उसी तरीके से काम करते रहते हैं। बहुत से हाई प्रोफाइल गैंगस्टर हैं जो इंटरपोल की मदद से गैर ममालिक से पकड़े गए, जिसमें उज़ैर बलोच शामिल है, और रईस मामा शामिल है एमक्यूएम का। इसके अलावा पंजाब के बहुत से गैंगस्टर हैं जो बाहर से गिरफ़्तार करके लाए जाते रहे हैं। कराची के भी बहुत से लोग हैं जो कि थाईलैंड से, यूएई से गिरफ़्तार हुए हैं। तो ये गैंगस्टर कोशिश करते हैं कि दूसरा कोई ना कोई ऐसा इनका ठिकाना होता है जहां वो ऑपरेशन के टाइम पे भाग जाते हैं। लियारी गैंगस्टर्स के लिए सबसे महफूज पनाहगाह जो है ईरान रही है, हमेशा ईरान भागते रहे हैं। जबकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक को अपना गढ़ बनाया हुआ है, थाईलैंड को बनाया हुआ है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये अंडरवर्ल्ड दुनिया भर की इसी तरीके से काम करती है, और कराची अंडरवर्ल्ड और बॉम्बे अंडरवर्ल्ड दोनों ने ही ये तरीका इख्तियार किया और उसमें कामयाब भी रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के जो गैंगस्टर हैं वो हमेशा एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं और बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो पाकिस्तानी गैंगस्टर या बॉम्बे के गैंगस्टर, इनके दरमियान भी राब्ते थे, और ईरान के बहुत से क्रिमिनल्स थे जो यहाँ पनाह लेते थे और यहाँ के गैंगस्टर ईरान में पनाह लेते थे। इसी तरीके से मलेशिया के गैंगस्टर हैं बहुत सारे ऐसे, गो के वो पाकिस्तानी निजात हैं लेकिन वो 30-35 साल से वहाँ हैं, लेकिन वो यहाँ के कराची और लाहौर के गैंगस्टर्स को पनाह देते रहे हैं। साउथ अफ्रीका, ये मोज़म्बिक इस चीज़ के लिए बदनाम है कि ये पाकिस्तान से बहुत से गैंगस्टर ऐसे गए जो वहाँ पे जाके उन्होंने पनाह ली, वहाँ भी गैंग वार की, मारे भी गए उसमें। तो ये बड़ी आम सी चीज़ है कि एक मुल्क का गैंगस्टर दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेता है और उस गैंग की मदद से ही सब कुछ वो कर रहा होता है।